5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कल शाम छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सीटों के साथ ही मिजोरम में चुनाव प्रचार थम जाएगा। एबीपी न्यूज के लिए सभी 5 राज्यों में सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में करीब 63,516 लोगों से बात की गई। ये बातचीत 9 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच की गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो पहले 1 घंटे में अभी तक आपने ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे रिपोर्टर से विश्लेषण जाना, समझा। अब बारी नंबर बताने की, और मैं आपको बता दूं आंकड़े आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारी डेटा टीम के पास आंकड़े पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में नंबर्स दिखाना हम शुरू कर देंगे। जो दर्शक अभी अभी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़े हैं उनकी आसानी के लिए बता दूं, ओपिनियन पोल के फाइनल नंबर्स इस अंदाज में आप देख पाएंगे। ये जो ऊपर अपर बैंड टॉप टैली आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नंबर यहां टॉप टैली में पलट कर आते जाएंगे। आप देखते रहेंगे कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे, बीजेपी के खाते में कितने नंबर, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें। लोअर टैली जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहां छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के नंबर बारी बारी से आप देख सकेंगे। और मेरी दोनों ओर जो नंबर्स आप देख रहे हैं, अभी तो 0-0 आपको नजर आ रहा है, वो दरअसल रीजन वाइज नंबर्स होंगे जो आपके सामने आएंगे। मध्य प्रदेश आप जानते हैं 6 रीजन, राजस्थान आप जानते हैं 5 रीजन, जिसमें सबसे छोटा हड़ौती और साथ ही मारवाड़ सबसे बड़े रीजन में राजस्थान में शुमार होता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान को रीजन वाइज हमने बांटा है। उन्हीं के एक एक करके नंबर्स रीजन के हिसाब से टेलीविजन स्क्रीन के दाईं बाईं और आप देखेंगे आते रहेंगे, और फिर ये टॉप टैली में जुड़ते जाएंगे जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूरा आंकड़ा, पूरे नंबर्स आप देख पाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान एक्सपर्ट्स जो जुड़ रहे हैं, विश्लेषण करेंगे इन नंबर्स का। परिचय करा देती हूं आपका। आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लक्ष्मण वेंकट कुची सर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही सी वोटर से खालिद अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। और कांग्रेस और बीजेपी से भी 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से प्रत्युष कांत और सुजाता पॉल जी कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर। हमारे सहयोगी अखिलेश उस वक्त मौजूद हैं, और अखिलेश आपको बताएंगे कि आज के इस फाइनल ओपिनियन पोल में वो कौन कौन से सवाल जिनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, जो ये सवाल है, जो दर्शकों के सामने ये सवाल हम रखने जा रहे हैं, इनके जवाब से आप समझ जाएंगे कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एक एक करके इन सवालों पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ का जादू चलेगा? आज आपको इस सवाल का जवाब इस ओपिनियन पोल में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, राजस्थान में राज बदलेगा या सत्ता बदलने वाला रिवाज बदलेगा? इसका जवाब भी आज आपको मिल जाएगा। और सवाल नंबर 3, छत्तीसगढ़ में बघेल कुर्सी बचा पाएंगे या करप्शन के आरोप में फंस जाएंगे? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगे हैं बिल्कुल मतदान से पहले। चौथा सवाल, तेलंगाना में केसीआर हैट्रिक लगा पाएंगे या कांग्रेस बनाएगी सरकार? इसका जवाब भी बस कुछ ही देर में आपको मिलने वाला है। और देखिए 5वां सवाल आपके सामने, मिजोरम में कौन बनेगा सत्ता का बाजीगर? यह भी आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। और छठा सवाल, 5 राज्यों में क्या रहेगा जीत हार का स्कोर? स्कोर बहुत कुछ तय करेगा, सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा है। इसके अलावा 7वां सवाल, 5 राज्यों के रिजल्ट का क्या होगा 2024 पर असर? क्योंकि इसके मायने मतलब अब निकाले जाएंगे, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रोमाना, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने अखिलेश रख रहे थे, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 23 के टेस्ट से 24 की सियासत के लिए संदेश क्या होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं। थोड़ी देर में ओपिनियन पोल के आंकड़े देखना शुरू करेंगे आप। ओपिनियन पोल के आंकड़े मतलब 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी कांग्रेस कौन बाजी मारने जा रही है। हम जल्दी से रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल का। राकेश शुक्ला जी से शुरुआत करेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर चुनावी लड़ाई के मिजाज को बयां किया जाए, राकेश शुक्ला जी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या कमल वर्सेस कमलनाथ, बेहतर क्या है?
मेरे ख्याल से आपने जो दूसरा कहा वो ज़्यादा अच्छा है, कमल वर्सेस कमलनाथ है। कारण ये है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही चेहरा वहाँ सामने आ रहा और वहाँ पूरी भाजपा चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, 7 प्रमुख चेहरों को उतारा गया और कहीं ना कहीं ये मैसेज किया गया कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी को दौर से बाहर रखा गया है। उसके बाद से पूरा चुनाव कमल वर्सेस कमलनाथ हो गया। तो इसलिए जो भी समीकरण बनेंगे वो कमल वर्सेस कमलनाथ ही बनेंगे। तो विजय जी, इसमें सिंपैथी फैक्टर कमलनाथ के साथ? कमलनाथ लगातार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवराज जी के लिए जैसा सोचा जा रहा था कि वो बिल्कुल बाहर हो गए, रेस हो गए, वो नहीं है। उन्होंने बाउंस बैक किया है एक तरह से। और पार्टी में आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पे शिवराज जी हैं। बल्कि पार्टी की लीडरशिप को भी शायद ये सोचना पड़ेगा कि वो जितना एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए सोच रहे थे, अगर उन्हें बैक किया जाता, मजबूती के साथ खड़े होते, तो शायद नतीजों में और ज़्यादा बेहतर आ सकते थे। वो तो अभी आपका ओपिनियन पोल बताएगा कि क्या नतीजे आ रहे हैं। लेकिन शिवराज जी के लिए भी जो है सिंपैथी वेव जो है वो ज्यादा है, खासतौर से महिलाओं की मामा जो हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर। अब तो मामा से बात भाई पर भी आ गई ना, क्योंकि लाडली बहना वाला मामला जो शुरू हुआ है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। तो मध्य प्रदेश दोनों पार्टियों के 2 बड़े नेता और दोनों के साथ ही सिंपैथी वेव। मैं प्रत्युष जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से दर्शकों को बता दें कि इस वक्त अगर हाथ में आपके टेलीविजन का रिमोट है तो उसको बिल्कुल किनारे रख दीजिए, क्योंकि ये फाइनल ओपिनियन पोल है और बस थोड़ी ही देर के बाद ओपिनियन पोल का वो पहला आंकड़ा आपके सामने होगा और आप समझेंगे देश की सियासत किस तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। प्रत्युष जी, जो आकलन यहां पर हो रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से बैक करना चाहिए था सर, पार्टी को फेस के तौर पर, सीएम के तौर पर मध्य प्रदेश में। आपको लगता है कि पार्टी चूक गई? नहीं, पार्टी क्यों चूकी? इतना अच्छा मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं, इतने सालों से मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं। पर देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ इंडिविजुअल लीडर्स और जो हमारी पार्टी की जो पूरी कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो सब साथ काम करती है। आप लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अदर पॉलिटिकल पार्टीज और भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पे इंडिविजुअल वो नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक क्लियर रास्ता देते हैं जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड बेस्ड पॉलिटिक्स है। हम रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, लोग के पास जाते हैं, और यही रीजन है कि बाकी लोग कहानियां देते हैं और हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि देखिए हम आपके हर लाइफ को, हर लेकिन आगे की जरूर बताइएगा कि आखिरकार 2018 में जहां 3 टर्म का रिपोर्ट कार्ड था वो फेल क्यों हो गया, और ऐसे में आप 2023 में जहां करीब 3 साल का रिपोर्ट कार्ड है, इसको लेकर क्यों उम्मीद कर रहे हैं आप कि रिपोर्ट कार्ड चल जाएगा। लेकिन इस बीच सुजाता जी से एक रिएक्शन यहां पर लेते हैं हम। सुजाता जी, आप तो मुझे ये बताइए, क्यों ना माना जाए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे ना करके बीजेपी ने खेला है मास्टर स्ट्रोक, वो फटीग फैक्टर, एक उकताहट जो वोटर के मन में आ गई थी शायद बीजेपी के इतने लंबे राज को लेकर, उसको भी काउंटर कर लिया और पार्टी के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति बन गई। सुजाता जी, इस पूरी बात में ही विरोधाभास है। कैसे? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को जिस तरह से नकारा गया है भाजपा के द्वारा, ये सबने देखा है, क्योंकि सांसदों को, मंत्रियों को, सबको उतारा गया है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी बहुत खास पसंद है, वो बाउंस बैक कर गए हैं। तो सच्चाई है कि जब सरकार गिरा के सरकार बनाई गई है, जनता ने देखा है। पेपर लीक का मामला देख लीजिए, दलितों का उत्पीड़न देख लीजिए, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जनता के सामने है। अगर आप आंगनबाड़ी बहनों को देखेंगे तो वो जगह जगह पर सड़कों पर आकर विरोध करती रही हैं और सरकार ने उनकी बात को सुना नहीं है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी तो ये समझा दे कि इनके तो सांसदों को उतारना पड़ रहा है, और अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाता, मैं जवाब देती हूँ। प्रत्युष जी, जल्दी से बताइए ना, ये सांसदों, मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार कर क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को डाउन करने का गेम खेला है पार्टी ने? मैडम, यही होता है जब आपके पास एक परिवार होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, माँ, बच्चा और बेटी। हमारे पास इतने लीडर्स हैं और सब वर्कर हैं। यहाँ पे हर आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो आम जनता का सेवक है। एमपी क्या, एमएलए क्या, जिसको जो काम मिलता है वो करता है। वो आप लोग पॉलिटिक्स को हमेशा परिवारवाद की तरह से देखने लगे हैं। इतने साल जो कांग्रेस ने राज किया है कि कभी माँ आएंगी, फिर बेटा आएंगे, फिर उनके दोस्त आएंगे, ऐसे भाजपा में नहीं होता है। यहाँ पे आपको बोला जाता है आप जाइए, आप जाके इलेक्शन लड़िए, आप जाके काम करिए, और हम उतर जाते हैं काम करने के लिए।
हमारे पास इतना चीज दिखाने के लिए है, फ्रॉम टॉयलेट टू रोड्स टू बिजली टू पानी। हम तो रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं और बोलते हैं देखिए हमारे पास क्या है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। सुजाता जी 10 सेकंड में अगर जवाब देना चाह रही हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना है, जल्दी से 10 सेकंड। तो ये मान रहे हैं कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया ना, क्योंकि ये आज कह रहे हैं कि हम कलेक्टिवली चुनाव लड़ते हैं। तो बोलिए आज कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा। नहीं, मध्य प्रदेश के तो मन में मोदी है, ये तो उन्होंने अपना नारा दिया है मध्य प्रदेश के लिए, आप इसको कैसे नकार सकती हैं? ये आप लीड कर सकती हैं क्योंकि आप ऑपोजिशन पार्टी के हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से विजय त्रिवेदी जी आना चाह रहे हैं, एक लाइन जोड़ दें, उसके बाद मैं देख पा रही हूँ दिबांग जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय सर जल्दी आइए। जोड़ना चाहता हूँ कि प्रत्युष जी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर शिवराज जी का जो फैसला हुआ वो उस पर हुआ है। तो ये क्या सवाल हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब शिवराज जी के काम को के आधार पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर जनता क्यों स्वीकार करे उस रिपोर्ट कार्ड को? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर जो आप लेकर आए हैं। मुझे लगता है इसी पर हम दिबांग के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। और दिबांग, ये पूरा का पूरा मामला इसीलिए उलझता हुआ और बीजेपी पर बैकफायर करता हुआ यहां पर नजर आता है। मतलब कोशिश बीजेपी की है शिवराज सिंह चौहान के मामले में, पट भी मेरी चित भी मेरी, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, जो विजय कह रहे थे उससे मैं काफ़ी सहमत हूं, और चूंकि मैं राज्य में घूमकर भी आया, मैंने शिवराज जी को काम करते हुए भी देखा। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत जो वापसी उनकी एक तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले उनको खारिज कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की हवा चल रही हो, उन्होंने अपनी स्थिति को काफ़ी सुधारा है। वहाँ एक बात ये भी देखने वाली होगी रोमाना, कि जिस तरह से हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, यानी जो स्थानीय नेता हैं उनको कांग्रेस में तय करना है कि वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, वही एजेंडा सेट करेंगे, वही नैरेटिव सेट करेंगे। जबकि बीजेपी में इस बार जितना जैसा इन दो राज्यों में हुआ, हिमाचल और कर्नाटक में, सब कुछ तय हो रहा है केंद्र से। एक तरीके से उस पर सवाल भी उठाए, ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल भी यहाँ पे सभी ने पढ़ा होगा, उस पर सवाल भी उठे। एक बार फिर उसकी बड़ी परीक्षा है, ये देखना होगा कि वो कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं। और एक कांग्रेस जो नई तरह की कांग्रेस दिखाई दे रही है, वो भी एक ध्यान करने वाली बात है। क्या ये नई तरह की कांग्रेस, यानी जो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं भूपेश बघेल, कमलनाथ से भी पूछा गया। आपको याद है कि जो कर्नाटक चुनाव है उसमें एक बड़ी अड़चन, एक बड़ा अड़ंगा और एक कांग्रेसियों के पसीने तब छूटे थे जब बजरंग दल को बैन करने की बात हुई थी। तब कमलनाथ से जब पूछा गया कि आप बजरंग दल को बैन करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो भी एक बाउंसर सवाल था। उसको भी कमलनाथ अपनी सूझबूझ से जवाब दे गए कि यहाँ पर जब 80% से ज़्यादा हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र है ही। अगर कोई केंद्रीय नेता होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सफाई से वो बात कर पाते। तो एक लोकल और नेशनल की जो बड़ी लड़ाई है, उसकी बहुत बड़ी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। मध्य प्रदेश में है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो नैरेटिव मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने पूरी तरीके से लोकल रखा है। आप देखिए ना, इंडिया गठबंधन की जो बड़ी रैली होनी थी, दिबांग आऊंगी आपके पास, जो रैली होनी थी, जो भोपाल में होनी थी, मैं बोल रहा हूँ, आखिरी पॉइंट बोल रहा हूँ, प्लीज आइए जल्दी से। महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर शिवराज जी जो इतने मुख्यमंत्री रहे, फेस रहे, उनको साइड करके सीधा प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से बहुत ही लोकलाइज इस चुनाव को बनाया जा रहा है, जो इस बात का जिक्र दिबांग कर रहे थे। और जो मैं कह रही थी कि साहब, इंडिया गठबंधन की वो जो रैली भोपाल में होनी थी, सनातन वाला मुद्दा गरमाता है और कमलनाथ बिल्कुल उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। और जो मध्य प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रेटेजी दोनों नेशनल पार्टीज की, कांग्रेस और बीजेपी, बिल्कुल उसी तर्ज पे स्ट्रेटेजी राजस्थान में भी, राकेश शुक्ला जी, की राजस्थान में भी बीजेपी के जितने फैसले सब दिल्ली में बैठकर आला कमान की तरफ से, और कांग्रेस के जितने फैसले वो सब राजस्थान राज्य में गहलोत और सचिन पायलट, अब तो कह लिया जाएगा इनके स्तर पर। देखिए, दिल्ली की तरफ से इसलिए सारी रणनीति बना के चला जा रहा है क्योंकि बीजेपी में, बीजेपी में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि छत्रप किसी तरह से फिर से छत्रप के रूप में फैले। तो आप राजस्थान में देखिए, तो वसुंधरा राजे जी को ये माना जा रहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको आगे नहीं किया गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत एक एक कदम बढ़ाते हुए, यानी कि मतदान के करीब तक आ गई है, और ऐसा कोई विद्रोही वातावरण देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ने के लिए बड़ी सुनियोजित रणनीति से चल रही है।
जबकि कांग्रेस के सामने आज भी अंतर कलह की चुनौती खड़ी हुई है, यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में कहीं से भी सहमत की स्थितियां दिखाई नहीं दे रही। ऐसा है विजय जी, आपको लगता है कि बीजेपी इस वक्त प्रदेश के अंदर एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर और कांग्रेस जो है वो अलग अलग खेमों में बटी हुई? कांग्रेस में दो खेमे तो बने हुए ही हैं, सचिन पायलट साहब का और अशोक गहलोत साहब का। और अब सचिन पायलट को लग रहा है कि अब इस बार तो यदि सरकार बनी तो उनका नंबर आ जाएगा। और पार्टी ने जो टिकट बांटे उसमें और जो टिकट कटे उसमें भी बराबरी रखी। वो ये कह सकते हैं कि मतभेद थोड़े से कम हुए होंगे, मनभेद तो खत्म नहीं हुए कांग्रेस में। और भारतीय जनता पार्टी वो एक संगठन के तौर पर काम कर रही है। उसकी जो सबसे बड़ी लीडर है वसुंधरा जी, उनको भी अब थोड़ा सा मना कर ले आए हैं, हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। जो आप बात कर रही हैं ना कि सेंट्रल लीडरशिप राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की और लीडर, उसका एक बड़ा फर्क यह है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप मजबूत है। दूसरी तरफ वहाँ पर क्षत्रप है ही नहीं, जो क्षत्रप थे उनको उस तरह से दबाया भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस के दोनों क्षत्रप दिल्ली की सुनते ही नहीं है। ये आपका आकलन जो है, मुझे लगता है इस पर दिबांग भी आना चाहेंगे। दिबांग, राजस्थान को लेकर जो विजय जी कह रहे हैं, आपका आकलन क्या है? राजस्थान में अशोक गहलोत जिस तरीके से वो राज बना रहेगा या फिर रिवाज बना रहेगा, उसको काउंटर करने के लिए जादूगर गहलोत या फिर मोदी मैजिक, राजस्थान किस तरफ जाएगा? मैं एक पॉइंट में मध्य प्रदेश पे भी कहना चाहता था। देखिए, इसीलिए 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी वोटरों के नाम और कहा कि ऐसा वोट दीजिए जिससे केंद्र में मेरे हाथ मजबूत हों। यानी आप राज्य के नेताओं को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो स्थिति वो बन गई है कि अगर आप चाहें तो कह सकती हैं रुमाना कि कांग्रेस जो है उसका बीजेपीकरण हो रहा है और बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, जहां सब केंद्र से डिसाइड करते थे। विधायक लोग चुन के आते थे, कहते थे हाई कमांड तय करेगा। वो एक हाई कमांड इस समय दिखाई दे रहा है बीजेपी में। क्या मजबूरी थी कांग्रेस की हम जानते हैं, बीजेपी की क्या मजबूरी है वो आप टटोल सकते हैं। लेकिन राजस्थान में जहां तक बात है, जो बात शिवराज सिंह चौहान ने की मध्य प्रदेश के साथ, वही गहलोत जी भी कर रहे हैं, जिनको एकदम डाउन एंड आउट माना जा रहा था। विजय और ज़्यादा बताएंगे इसमें, वो एक तरीके से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ा तो अभी खुलेगा, उससे पता चलेगा, लेकिन एक बार फिर उनकी बातों में वजन आ गया है, भीड़ आ गई है। और जो उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, लगता है उसका कहीं ना कहीं असर, उसका कहीं ना कहीं फायदा उनको होता दिखाई दे रहा है इन चुनावों में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अभी भी अनबन है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करती थी। ये मेरे ख्याल से एक नई किस्म की जो मशीन बनाई है जो नए कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी वजह से है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या यहाँ पर हो, राजस्थान की बात हो, वो आवाज़ें अब मीडिया में नहीं सुनाई दे रही हैं, दोनों तरफ से चुप हैं। अगर आपको याद हो तो जिन लोगों के खिलाफ का नाम लिया तो ये भी देखना दिमाग बहुत दिलचस्प होगा। जिन लोगों के खिलाफ पायलट ने शिकायत की थी, उनके वहां छापे पड़े जब ईडी के, तो आपने देखा होगा कि सचिन पायलट आके उनको डिफेंड कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि अब वो यूनाइटेड फ्रंट जिसकी जिक्र आप कर रहे थे, और वाकई में यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो फैक्टर है उसको आपको गिनना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस के अध्यक्ष पद के तौर पर ये एक बड़ा टेस्ट है। कर्नाटक में तो जीत मिली कांग्रेस पार्टी को, लेकिन यहाँ ये 5 राज्य जहां पर होने हैं विधानसभा चुनाव, और 2018 में अगर आप जाएंगे तो इन 5 में से 3 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार 2023 में क्या होने वाला है? फाइनल ओपिनियन पोल थोड़ी ही देर में, फाइनल ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा यहां एबीपी न्यूज पर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। और मैं फिर बता दूं आपको, 23 का ये टेस्ट और इसी में छिपा है 24 के लिए सियासी संदेश। जिस बात को लेकर जिक्र यहां पर कर रहे थे हम विजय जी, ये शिवराज सिंह चौहान, उनका दुख हमने देखा कैसे चुनावी सभाओं में रह रहकर बह रहा था। और राजस्थान, वसुंधरा राजे जब पहुंचती हैं झालावाड़ तो फिर संकेत संन्यास तक के दे देती हैं। तो यहां वसुंधरा राजे, उनके साथ सिंपैथी फैक्टर तब की जबकि पार्टी ने चेहरे के तौर पर आगे नहीं किया। बिल्कुल सिंपैथी फैक्टर उनके साथ है, और महिलाओं में खासतौर से वसुंधरा जी बहुत लोकप्रिय है राजस्थान में। लेकिन अब मान के चलिए कि उनकी पारी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने पूरी कर दी है। हाँ। अब वो कितना चल सकती हैं, औपचारिक तौर पे क्या जरूरत पड़ गई, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है उनकी पारी को पूरा मान लिया गया राजस्थान की राजनीति से। वो चाहे तो दिल्ली की राजनीति, मतलब सेंटर की राजनीति में कुछ करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार बने ना बने,
वसुंधरा जी का चैप्टर भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने पूरा कर दिया है, खत्म कर दिया है। इस चैप्टर को क्लोज कर। ठीक है सर, आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है जल्दी से सी वोटर की तरफ से खालिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक रिएक्शन हम उनका यहां पर लेंगे। खालिद भाई, नंबर का तो देखिए अभी इंतजार है, नंबर को लेकर तो अभी सस्पेंस है, लेकिन थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा क्लू जो आप मेरे दर्शकों को देना चाहेंगे यहां पर जमीन पर, क्योंकि आपकी टीम गई, सर्वे आप लोगों ने किया, लोगों की नब्ज टटोली, तो सियासत का मूड मिजाज क्या है? देखिए, ये जो हम आज डाटा दिखा रहे हैं, लगातार हम सर्वे करते रहते हैं और हमारे यहाँ एक ये खास बात ये है कि ये कोई एक डेली ट्रैकर चलता है। ये 1 या 2 बार का कोई ओपिनियन पोल नहीं होता कि आपने 3 महीने बाद जाकर के एक डाटा दिखा दिया कि आपने उस वक्त में हफ्ता भर में कुछ लोगों से बात की। तो लगातार पिछले 1 साल की ये कवायद है, हमारी ये प्रैक्टिस है, जिसका ये नतीजा आज फाइनल ओपिनियन पोल में आएगा। और मैं आपको जो आप बोले हिंट दे दूं तो वो ये है कि हमने कई सारे आपके साथ में ओपिनियन पोल्स दिखाए हैं, डाटा दिखाया है, तो ज़्यादातर आज भी उसी ट्रेजेक्ट्री पे ही जाकर के डाटा दिखाई देगा जो हमने जो है पहले नब्ज जो पकड़ ली थी, वही ट्रेजेक्ट्री या वही नब्ज आपको आज के भी फाइनल ओपिनियन पोल के फिगर्स में दिखाई देगी। तो इशारों में ये तो एक बड़ा संकेत और बड़ा इशारा जो कर दिया गया है यहां पर सी वोटर के खालिद अख्तर की तरफ से, और जो हमारे एबीपी न्यूज के व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि ओपिनियन पोल के आंकड़ों में एबीपी न्यूज जो है पूरी विश्वसनीयता के साथ, क्योंकि डेली ट्रैकर का जिक्र यहां पर सी वोटर की तरफ से, खालिद अख्तर की तरफ से किया गया, तो वाकई में वो पूरी विश्वसनीयता के साथ आंकड़े जुटाए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। और वो पहला आंकड़ा जो बस थोड़ी देर में एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन इस बीच जल्दी से जो राजनीतिक मेहमान है हमारे, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता जी, ये तो राज वर्सेस रिवाज के मामले में राजस्थान में ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री वहां जाकर कह रहे थे कि जो लाभार्थी हैं उनको वो 600 रुपए का सिलेंडर देंगे, जबकि अशोक गहलोत जी दे रहे हैं 500 रुपए का। वो कह रहे थे कि 5 लाख का आपको आयुष्मान योजना के तहत इंश्योरेंस मिलेगा स्वास्थ्य लाभ के लिए, और वहां पर चिरंजीवी योजना पहले ही मिल रही है 25 लाख की। तो मुझे बताइए कि कौन जाएगा? फिर जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो क्या कह रहे हैं, तो कहने लगे कि हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। अरे जनता जानना चाहती है, जब कोई योजना ही नहीं बंद होनी है और जो योजनाएं बढ़िया चल रही हैं, तो हम इनके पास क्यों जाएं? वसुंधरा राजे सिंधिया जी को देख लीजिए आप, उनके साथ क्या किया गया है ये पूरे देश ने देखा है। और इस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी अपनी नेता का कर रहे हैं। और अभी जैसा त्रिवेदी जी ने कहा, सेंट्रल लीडरशिप ने उनका मतलब बोरिया बिस्तर बंधवा दिया है। तो मैं प्रत्युष जी से जरा जान लेती हूँ ना। प्रत्युष जी, देखिए ना, नेता आपकी पार्टी की हैं और हमदर्दी देखिए कांग्रेस की नेता को कितनी ज्यादा हो रही है। और सर, ये क्या खेल चल रहा है? ये रेवड़ी वाला आप लोग राजनेता क्या खेल खेल रहे हैं आजकल चुनाव में, ये भी बताइए। हमारे यहाँ कोई रेवड़ी नहीं होता है, ये उस पार्टी में होता है जो फैमिली रन इंटरप्राइज होती है। हमारे यहाँ बड़ा ही डिफरेंट तरह की राजनीति होती है। हर लीडर का एक रोल डिफाइंड होता है, वो जाता है और अपना काम करता है। बट मैं क्या करूं, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको समझ भी नहीं आता है कि पॉलिटिक्स जो है वो फैमिली और उसके जो रिटेनर्स हैं, जिनको हायर कर रखा, जिनको बोलते हैं लीडर है। अब आप देखिए कमलनाथ जी और दिग्विजय जी क्या बात करते हैं, कपड़ा फाड़ दो, उसको ये कर दो। अब इस तरह की भाषा का प्रयोग जहाँ हो रहा, आप समझ जाइए वो कितना इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिटिक्स है। वहां पे कोई आपको मतलब ही नहीं है। हम लोग हमेशा जवाब लेंगे सर, ये कैसी जयवीरों की जोड़ी है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू है। 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप, और बिना इंतजार के अब बारी नंबर दिखाने की, और शुरुआत करने जा रहे हैं हम दक्षिण के उस राज्य तेलंगाना से, जहां सरकार तो बीआरएस की है, लेकिन तेजी के साथ पिछले 5 साल में हमने देखा कैसे बीजेपी की पूरी कोशिश तेलंगाना में दक्षिण में कमल खिलाने की रही है। लेकिन चैलेंजर के तौर पर कांग्रेस वहां पर खासतौर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कमाल करती हुई नजर आ रही है। नंबर क्या कह रहा है? चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा तेलंगाना का। रुक करते हैं अखिलेश का। तो आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और ये जो आंकड़ों का पिटारा है वो खुल चुका है। सबसे पहले बात तेलंगाना की, ये आप देख रहे हैं वहां का नया सचिवालय मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। अब आपके सामने मैं आंकड़े रखने जा रहा हूं और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं वोट प्रतिशत के साथ। तेलंगाना जहां पर कुल 119 सीटें हैं विधानसभा की, कांग्रेस के खाते में 39% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी की बात की जाए 14%,
बीआरएस देखिए 41% वोट बीआरएस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और अन्य की बात की जाए तो 6% लोग अन्य को वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी बीआरएस सबसे आगे, नंबर 2 पर कांग्रेस। ये वोट प्रतिशत की बात हुई। जब हम इसे सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा वो भी जरा देखिए। अब आपके सामने वो आंकड़ा जिसका आप बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। तेलंगाना के आंकड़ों का पिटारा आपके सामने खुल चुका है। कांग्रेस 43 से 55, बीजेपी 5 से 11, बीआरएस 49 से 61, अन्य की बात की जाए तो 4 से 10, यानी कुल जो 119 सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे ये जो जादुई आंकड़ा कहा जाता है उस लिहाज से बीआरएस जो है वो बहुमत के नजदीक इस वक्त, कांग्रेस उससे पीछे 43 से 55 और बीजेपी 5 से 11, महज 5 से 11 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी वोट प्रतिशत को जब हमने सीटों में कन्वर्ट किया तो यहां बीआरएस जो है रोमाना वो बहुमत के करीब। ये बड़ा आंकड़ा है क्योंकि हैट्रिक लगाती हुई यहां पर बीआरएस इस रूप में नजर आ रही है। कुल 119 सीटें तेलंगाना की, जिसमें जादुई आंकड़ा 60 का है, बहुमत का आंकड़ा। और ऐसे में यहां पर बीआरएस के खाते में 49 से 61 सीटें जा सकती हैं। मतलब बहुमत अपने दम पर यहां पर बीआरएस हासिल कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो इस ओपिनियन पोल में सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और फिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद एक बात जो कही जा रही थी कि बीआरएस को टक्कर देने के लिए लड़ाई में बीजेपी है, बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस तेलंगाना में दूसरे नंबर पर, सीधे तौर पर चैलेंजर केसीआर की पार्टी बीआरएस के लिए अगर तेलंगाना में इस वक्त कोई नजर आ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी। नीचे की तरफ देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, नीचे की पट्टी तेलंगाना का आंकड़ा आपके सामने। तेलंगाना कुल 119 सीटें जहां पर बीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, बीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, मतलब जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मण जी, ये आंकड़े जो पिछले आपके जो ओपिनियन पोल आए थे उससे उलट हैं जी, और अदला बदली हुआ है इसमें। नंबर आपके अगर मेरे को याद हैं तो ये हो सकता है, लेकिन अदला बदली हुआ है। जिस बात का जिक्र लक्ष्मण जी कर रहे हैं वो ये कि 9 अक्टूबर को एबीपी न्यूज पर हमने जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाया था उसमें इस नेक टू नेक फाइट में आगे कांग्रेस पार्टी थी और पीछे बीआरएस थी। आज की तारीख में जो कांग्रेस के खाते में 43 से सीटें जाती हुई 55 नजर आ रही हैं, पिछली बार ये बीआरएस को मिल रही थी इतनी सीटें और कांग्रेस के खाते में जा रही थी 48 से 60 सीटें। तो देखिए किस तरीके से अब ये तस्वीर बदली है। आज की तारीख में बीआरएस 49 से 61 और ऐसे में यहां पर जो अन्य के खाते में आप देख रहे हैं ना सीटें जाती हुई नजर आ रहे हैं, उनका ब्रेकअप AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार तेलंगाना में कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सर्वे ये बता रहा है कि 6 से 8 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। आज की तारीख में भी 7 विधायक हैं AIMIM के पास, तो 7 अभी भी हैं। और अगर यहां पर मीन निकालें आप 6 से 8 का तो वही 7 का आंकड़ा रहता है। और ऐसे में अगर बीआरएस और कांग्रेस के बीच पेच फंसता है तो क्या किंग मेकर की भूमिका में तेलंगाना में राकेश जी AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं आप? देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता है कि AIM की जरूरत पड़ेगी आपके चंद्रशेखर राव जी को, क्योंकि चंद्रशेखर राव को पता था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना बहुत मजबूती के साथ करना पड़ेगा। हाँ। इसलिए आप देखिए कि पिछले 5 साल जो उनके बीते उस पर उन्होंने सारा फोकस तेलंगाना पे किया, लोकल पे किया। आप देखिए राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो वहाँ के राजा रजवाड़ों के नाम पे उन्होंने योजनाएं शुरू की, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम करवाए, उससे एक कहीं ना कहीं उनके पक्ष में एक माहौल तैयार हुआ। फिर आप ये भी देखेंगे कि तेलंगाना राज्य को राज्य से बाहर यानी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम करने के लिए भी उन्होंने एक अभियान शुरू किया और उसका भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको फायदा हुआ। मैं जल्दी से जरा कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि सुजाता जी पिछली बार जब हम ओपिनियन पोल लेकर आए थे तो सबसे बड़े दल के तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आज करीब 1 महीने के बाद ये तस्वीर बदल गई है और आने वाले दिनों में 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है। अगर तब तक ट्रेंड यही रहता है, और ट्रेंड क्या है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है और बीआरएस मतलब केसीआर की पार्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब ये तो कांग्रेस के लिए और मुश्किल। देखिए आपने अभी कुछ दिन पहले जो आंकड़े दिखाए और आज जो आंकड़े दिखाए
उसमें अदला बदली जैसे होती है वैसे हुई है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि हमारे जो लोग हैं जब आम जनता के बीच में जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो कितने परेशान हो चुके हैं केसीआर की सरकार से। देख रहे हैं कि वहां पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरीके से किसानों की जो समस्या है उसका समाधान किसानों को नहीं मिला है। इसलिए जनता जब आएगी सड़कों पर और जब वोट देगी तभी अंतिम नतीजे आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तेलंगाना में। आप इंतजार करिए। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का लोगों के साथ जुड़ाव, ये लोगों के बीच में दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से बीजेपी से रिएक्शन लेती हूँ। प्रत्युष जी, ऐसा क्यों हो गया तेलंगाना में? मतलब 2019 लोकसभा में कांग्रेस के ज्यादा सांसद आपके तेलंगाना से जीत कर आए थे, लेकिन अब 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी न 3 में न 13 में। जो आपने अभी बोला कि महीने में सारा चीज चेंज कर गया है, बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करेगी वहां पे। आप देखिएगा ये जो कर्नाटक में जो चोरी हो रही है, जो एटीएम की तरह यूज किया जा रहा है, रोज देख रहे हैं कैश निकल रहे हैं, चोरी, एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, ये सारा चीज कांग्रेस को डिमोलिश कर देगा वहां पे। ये फिगर जो है ये बहुत तेजी से बदलेगा। और मैं आप ही को कोट कर रहा हूं, आप ही ने कहा कि 1 महीने में इतना बदल गया है, अभी आप देखिए कुछ हफ्तों में कितना और बदल जाएगा। सर मैं आपकी बात का एनालिसिस करती हूँ। दरअसल जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी मात इसी वजह से खा रही है क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। आपने प्रतिद्वंदी गलत चुन लिया सर, आपकी लड़ाई तेलंगाना में बीआरएस के साथ थी। खैर, मैं जल्दी से दर्शकों को डेटा सेंटर लेकर चलती हूँ जहां पर हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं और वो बताएंगे आपको सीएम के चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर तेलंगाना के लोगों के मन में कौन बसता है। अखिलेश, रोमाना, ये जो सर्वे है ये इशारा कर रहा है कि बीआरएस एक बार फिर से बाजी मार रही है। लेकिन जब चेहरे की बात हुई, जब सर्वे में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, तो यहां भी देखिए किस तरीके से केसीआर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। 37% लोगों ने केसीआर को पहली पसंद बताया है। पंडित संजय कुमार 11%, जो बीजेपी के उम्मीदवार, रेवंत रेड्डी 31% कांग्रेस के, और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी महज 2% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर दिख रही है सर्वे के इस नतीजे में, ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां केसीआर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर साफ साफ बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां भी लगभग वही सीक्वेंस है। नंबर 2 पर आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता को, नंबर 3 पर बीजेपी के नेता, और ओवैसी, जो अन्य की बात हो रही थी नतीजों में, ओवैसी नंबर 4 पर। रोमाना, लोकप्रियता में बाजी मारते हुए केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी भी हैं और अमूमन सर्वेज में यही होता है। जो सिटिंग सीएम होता है, लोकप्रियता में वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और ट्रेंड तेलंगाना में भी वही बरकरार है। लेकिन बात तेलंगाना की हो रही है, केसीआर की हो रही है, और धर्मकर्म वाली उनकी तस्वीरें भी आती रहती हैं। लक्ष्मण वेंकट कुट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो पिछले कल से शुरू किया ना राजसूया यज्ञ करना उन्होंने, उसी का ये असर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि ये बहुत करीबी टक्कर है कांग्रेस और बीआरएस में। हाँ। और ये आंकड़े, मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 19-20 और हो भी सकता है। कांग्रेस मतलब इनसे आगे भी निकल सकता है, क्योंकि मतलब अभी भी उलट फेर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रेंड ऊपर और नीचे वाला कायम रहे। नहीं, ये 2.5 मतलब ये राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा तो अभी हुआ है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे पिछले 2.5-3 साल से मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे, जो और स्टेट्स में नहीं दिखा उनका। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ का जो रेड्डी कम्युनिटी है, बहुत पावरफुल कम्युनिटी, हैज़ बीन आउट ऑफ पावर इतने सालों से, 10 साल हो गए हैं। और इकोनॉमिकली तो वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है रेड्डी कम्युनिटी। अब वो अपना पॉलिटिकल पावर चाहता है, इसलिए रेवंत रेड्डी, आपने अभी देखा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ जी, उनका 31% लोग उनको चाहते हैं सीएम के तौर पर देखना। वो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने और पावरफुल रेड्डीज को हर पार्टी से निकाल के वापस कांग्रेस में घर वापसी करवाया उन्होंने। ठीक है दिबांग, अगर आप देखें तो ये बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव है, उसके नज़रिए से देखें, यानी दक्षिण भारत में जहां 130 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी ने 30 सीटें पाई थी, उनमें से वो राज्य जहां सबसे ज़्यादा सीटें पाई थी कर्नाटका, वहां पार्टी की हार हुई। ये वो राज्य है तेलंगाना जहां उनको 4 सीटें मिली थी और उम्मीद की जा रही थी कि आंकड़ा बढ़ेगा। तेलंगाना, कर्नाटक में तो करीब करीब सैचुरेशन पर आ ही गए थे,
तेलंगाना में ज़रूर आंकड़ा बढ़ेगा और दक्षिण का एक दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन जिस तरह के आंकड़े ये पोल ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी के लिए, वो तो ये बता रहा है कि उनको वो 4 सीटें भी रोकनी मुश्किल हो जाएंगी। यानी 2024 के अगर नज़रिए से देखें तो बीजेपी एक जो बड़ी कोशिश करने वाली थी कि दक्षिण का दरवाज़ा हम कर्नाटक और तेलंगाना के पटों से खोलेंगे, वो एक तरीके से उसमें कहीं न कहीं अब रुकावट आएगी। इन दोनों राज्यों में नहीं खुलेंगे तो आगे तो उम्मीद और भी ज़्यादा कम है। नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर है ना, ये वो राजसूय यज्ञ जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर की तरफ से शुरू किया गया है, और इस उम्मीद के साथ कि भगवान की पूजा अर्चना करके जीत हासिल वो कर लें। अब इसका कितना असर होगा, आशीर्वाद मिलेगा क्या, इसका इंतजार है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं विजय जी, जल्दी से सर। बस मैं ये दिव्यांग की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 2024 के चुनावों को अगर ध्यान में रखते हैं तो प्रत्युष जी हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं कि क्यों बंडी संजय कुमार को हटाया गया वहां से, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने बैकआउट किया। और आजकल जो दिल्ली में आप शराब घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, तेलंगाना में के कविता जी पर कोई चर्चा प्रत्युष जी नहीं कर रहे। तो कुछ और होने वाला है 2024 में। इसकी वजह से प्रत्युष जी, मतलब अगर मैं खुलकर कहूं, जो बात कह नहीं रहे विजय जी, वो ये कि साहब भ्रम की स्थिति बन रही है, और भ्रम इस तरीके का कि ये तो साठगांठ हो गई है, जिसको लेकर आपके नेताओं को खुलकर कहना भी पड़ा कि नहीं नहीं ये तो भ्रष्टाचारी, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये उसी की मार पड़ती हुई बीजेपी पर तेलंगाना में नजर आ रही है क्या, कि तीसरे नंबर पर वो भी डिस्टेंट 3 पर बीजेपी। प्रत्युष जी देखिए, हम लोगों का बहुत क्लियर है, हम किसी भी करप्ट लोग के साथ हैं ही नहीं। ये हम लोगों के हर नेता ने वहां जाके बोला है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस का जो एंटी नेशनल स्टैंड्स होता है, जो इस तरह से वो चोरों को बढ़ावा देते हैं, जो कर्नाटक में हम लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, रोज रेड, इस तरह से पैसे निकल रहे हैं। भारत, हम डरते हैं उस चीज से। भारत की जनता जानना चाहती है कि ये जो डेवलपमेंट वर्क में पैसा लगना था, ये नेताओं के घर से कैसे निकल रहा है जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी करप्शन जो है वहां पे बहुत डीपली रूटेड है। हमारी लड़ाई उस करप्शन से है। करप्शन को नहीं मारिएगा तो डेवलपमेंट को कैसे पकड़िएगा। लेकिन सर, दिक्कत यह है कि अभी तेलंगाना के नंबर में बीजेपी कहीं दिख नहीं रही है। तेलंगाना के नंबर में कांग्रेस जो है वो बीआरएस को चैलेंज करती हुई, चुनौती देती हुई चैलेंजर के तौर पर उभर कर सामने आ गई है। और ऐसे में अब इंतजार ओपिनियन पोल के उस दूसरे आंकड़े का, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तेलंगाना का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया है, वो दूसरा राज्य जिसके ओपिनियन पोल का आंकड़ा, तेलंगाना का आंकड़ा आपके सामने है, जहां सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करते हुए, मतलब बीआरएस, तेलंगाना में जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य अब जिसका आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं, 87 जब से राज्य बना तब से यहां पर लड़ाई जो है वो आर पार की रही, 2 दलों के बीच रही। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है, क्योंकि नई पार्टी जेडपीएम की एंट्री हुई है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूं मिजोरम की। जानते हैं मिजोरम के ओपिनियन पोल का आंकड़ा। लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर अखिलेश के पास। बहुत खूबसूरत राज्य है मिजोरम। आप देख रहे हैं जिस झरने के सामने मैं खड़ा हूं, खाओ पॉप इस झरने का नाम है। बहुत ही मशहूर है, देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं। आसपास मनोरम दृश्य है, हरियाली है, उसका लुत्फ उठाने के लिए लोग यहां पर आते हैं। और यहीं से अब मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। और जरा गौर फरमाइए, मिजोरम में 40 जो विधानसभा की सीटें हैं, एमएनएफ के खाते में 35% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 30% वोट के साथ नंबर 2 पर, और जेडपीएम 26% वोट इनके खाते में जा रहा है। और अन्य की बात की जाए तो 9%। लेकिन जब हम इसे सीटों में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा, वो जरा देखिए। किसकी सरकार बनती हुई मिजोरम में नजर आ रही है। ये रहा आपके सामने आंकड़ा। एमएनएफ 17 से 21, कांग्रेस 6 से 10, जेडपीएम 10 से 14, अन्य 0 से 2। यानी बड़ी तस्वीर यह है कि यहां पर साफ तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण यह आंकड़ा इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री मिजोरम में जोरामथंगा और उन्हीं पर एमएनएफ को दोबारा से सत्ता में लाने की चुनौती, जीत का दारोमदार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के कंधों पर। और इस वक्त एमएनएफ जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 21 छूती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के इस आंकड़े में दिबांग। लेकिन फिर भी मामला खुला हुआ, क्योंकि जेडपीएम और कांग्रेस, अगर जरा भी मामला इधर उधर होता है तो फिर जीत की चाबी कांग्रेस के हाथ में आती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं। देखिए, जो मणिपुर में हिंसा हुई उसमें जो कुकी समुदाय है उनके लिए बहुत सिंपैथी है यहाँ पर।
और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा यहाँ पर है, जिस तरह से म्यांमार से चीन शरणार्थी आते हैं और बल्कि यहाँ से कहा गया था केंद्र से कि शरणार्थियों का बायोमेट्रिक आंकड़ा भी जुटाएं, लेकिन राज्य सरकार ने उसको नहीं माना, वो नहीं जुटा रही है उसका। ये एक बड़ा वहाँ पर मुद्दा है। और एक और मुद्दा है जिसकी बहुत अच्छा चर्चा नहीं होती, और चर्चा नहीं होती राजस्थान में, चर्चा नहीं होती छत्तीसगढ़ में भी, वो मुद्दा है यूसीसी का मुद्दा। यूसीसी के मुद्दे को लेकर वहाँ ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, वहाँ पर वो एक भार पड़ेगा। लेकिन किरण रिजिजू गए थे और उनका ये कहना है कि बीजेपी का आंकड़ा इस बार मिजोरम में सुधरेगा भी। तो सभी तरह की बात। मैं जल्दी से जरा सुजाता जी का रुख कर लेती हूँ। और वो जो दिबांग की तरफ से यूसीसी वाले मुद्दे का जिक्र किया जा रहा था, इस रूप से समझिए 40 सीटें हैं वहां पर, जिसमें से 39 रिजर्व्ड हैं एसटी के लिए। मैं जल्दी से सुजाता जी का रुख करती हूँ। सुजाता जी, ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है और एक नए फोर्स के तौर पर जेडपीएम वहां पर कांग्रेस की जगह लेती हुई नजर आ रही है? देखिए, जहां तक मिजोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेडपीएम का सवाल है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक एंट्री के पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करी जा रही है। इससे आंकड़े भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वहां की जनता जानती है कि उनके असली मुद्दे जो है वो है 371 और यूसीसी। और यूसीसी वहां लागू नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को समझाने की जरूरत है। जो भी पार्टी इसमें जाएगी, आप ये समझ लीजिए कि वो लोगों के सामने ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। और दूसरी बात, जब हम 371 की बात करते हैं तो किरण रिजिजू ने जाके वहां पर ये भी कहा है कि 371 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जनता इस बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और एमएनएफ का जो रुख है वो भी लोगों ने देख लिया है, बहुत लंबे समय से हो रहे हैं और जनता जानती है। चलिए अब इन दावों का ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 7 नवंबर को मिजोरम में वोटिंग होनी है, इंतजार कर लेते हैं। फिर 3 दिसंबर सबसे तेज नतीजे भी आप यहीं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ ही देखेंगे और सबसे सटीक विश्लेषण भी यहीं पर ऐसे ही एक्सपर्ट पैनल के साथ देखेंगे। फिलहाल राजनीतिक मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।